नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब हमारा अतीत के बारे में। ठीक है, ये इतिहास से संबंधित चैप्टर है। इसमें ये जो पुस्तक है ये एनसीईआरटी के बेस पे जो नया सिलेबस सत्र 2020-21 से जो जारी किया गया उसके ऊपर बेस्ड है, जो आपके लिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जैसे विशेष रूप से रिट वगैरह के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। और इसके अलावा आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, डीएसएसबी का हो या कोई RSM-SSB का हो या अन्य कोई जीके से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होंगे ये आपके वीडियो। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कार्यक्रम इस जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ज़रूर दोस्तों को। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। अब एक ही प्राचीन गणराज्य के बारे में दिया गया है, विशेष रूप से मगध के बारे में इस चैप्टर में। हालांकि कुछ जिक्र वज्जी का भी है, लेकिन विशेष रूप से मगध का जरूर है। तो जो प्राचीन काल में जो राजा जो जन के द्वारा जो यानी लोगों के द्वारा जो चुने जाते थे, ठीक है, परंतु करीब 3,000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन होने लगा। राजाओं द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे। अश्वमेध यज्ञ उनमें से एक था। यज्ञ के अवसर पर राजा का गुणगान किया जाता था। यानी जो पुरोहित वगैरह होते थे वो गायन के द्वारा राजा का गुणगान करते थे। और जो विष यानी वैश्य जो होते थे, वो सामान्य लोग जो होते थे वो उपहार वगैरह लाते थे। और जिन्हें पुरोहित लोग शूद्र मानते थे उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ जो राजा ये यज्ञ करता था वो क्या करता था कि पूजा वगैरह करके एक घोड़ा उसको छोड़ा जाता था। और वो जो घोड़ा है वो जो घोड़ा है उस राज्य के बाहर यदि कहीं भी जाता है, किसी भी दिशा में, उस घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता, वो कहीं भी जा सकता था। और राज्य के बाहर, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा राज्य है, उसके राज्य में प्रवेश कर गया घोड़ा, तो जो अश्वमेध यज्ञ जिस राजा ने किया उसका अधिकार इस राज्य पर हो जाता था। और यदि ये राजा स्वीकार नहीं करता था उसका अधिग्रहण, तो क्या होता था, ये राजा उस पर आक्रमण करता था। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ में। यानी जहां तक वो घोड़ा जाए वहां तक उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था, न होने पर युद्ध प्रारंभ होता था। देखिए, ऋग्वेद के रचे होने के कारण, यानी ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं उनको हम उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रखे गए हैं, चाहे वो ऋग्वेद के बाद सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, कोई उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, अरण्यक ग्रंथ हो, वो सब उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। यानी ऋग्वेद के अलावा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो बाद में लिखे गए हैं, वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाएंगे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में बांटा था। अब कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण थे, जो यानी जो सामाजिक व्यवस्था थी, ये 4 वर्णों में बटी हुई थी। और इन 4 वर्णों में जो शीर्ष पर जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे। शीर्ष पर जो ब्राह्मण होते थे, और उसके बाद क्या होता था कि जो क्षत्रिय होते थे वो रहते थे। और क्षत्रिय के बाद वैश्य होते थे। यानी ब्राह्मण का काम क्या था? अध्ययन और अध्यापन करवाना। और क्षत्रिय का कार्य क्या था? यानी राज्य की रक्षा करना। इसमें राजा और सैनिक आते थे। और जो वैश्य होते थे, वैश्य में जो पशुपालक थे, व्यापारी थे या शिल्पकार थे, वो वैश्य में शामिल होते थे। और जो शूद्र रहता था वो सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले चरण में रहता था। और इसका काम क्या था? शूद्र का कार्य क्या मानते थे कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन 3 वर्णों की सेवा करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? शूद्र के द्वारा किया जाता था। इसलिए शूद्र को सबसे नीचे मानते थे। इनको न तो पढ़ने का अधिकार था, न कोई कार्यक्रम, जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उनमें शामिल होने का अधिकार था। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसमें इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप उसको फुर्सत से पढ़ सकते हैं। आगे है जनपद। जनपद क्या होते थे? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी जब महायज्ञ वगैरह करते थे तो आस पड़ोस के राज्यों को जीत लिया जाता था। तो ये जनपद यानी छोटे राज्य न रह करके महाजनपद बन जाते थे, बड़े राज्य बन जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, यानी लोगों के बसने की जगह। अब है महाजनपद। देखिए, महाजनपद क्या होता था? जनपद का विस्तृत रूप यानी शक्तिशाली रूप जो होता था वो महाजनपद होता था।
करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। राजधानियों में किलेबंदी की गई, चारों ओर विशाल ऊंची दीवारें खड़ी की गई। राजा स्थायी सेना रखने लगे। पहले राजा क्या होता था कि स्थायी सेना नहीं रखते थे, वो क्या करते थे, अस्थायी सेना रखते थे। जब युद्ध वगैरह होता था सैनिकों का आह्वान करते थे और उनको वेतन वगैरह दिया जाता था। लेकिन जब महाजन पद थे उनको स्थायी रूप से सेना रखना बहुत ही जरूरी हो गया। और इसके अलावा जो किले वगैरह थे उसकी किलेबंदी की गई, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें खड़ी की गई ताकि दुश्मन आक्रमण नहीं कर सके। अब है कर। कर क्या होता था, राजा उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित कर वसूल करने लगे। पहले राजा क्या करते थे कि विभिन्न लोग जो थे उन सब से क्या करते थे, नियमित रूप से वो कभी कभार उपहार वगैरह ले लेते थे, उनका काम चल जाता। लेकिन महाजन पद जब विस्तृत हो गए तो स्थायी सेना रखने लगे, महल का खर्चा ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि नियमित रूप से कर वसूल करना प्रारंभ किया। तो कर में क्या था कि एक उपज यानी जो धन धान्य उत्पन्न होता था उसका 1/6वां हिस्सा, कितना, 1/6वां हिस्सा जो कर के रूप में लिया जाता था, उस कर का क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था भाग। उस कर का क्या नाम था, भाग। बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना होता था। ये भी कर का एक प्रकार ही था। क्यों? क्योंकि जो सुनार बुनकर वगैरह होते थे वो राजा के यहाँ महल में जाकर कार्य करते थे या राज्य के लिए कोई कार्य करते थे। उससे क्या होता था कि राजा को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। आगे देखिए, पशुपालकों को पशु आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु देनी होती थी। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना होता था। जो पशुपालक थे अपने पशुओं से संबंधित खाद्य सामग्री, घी, दूध, दही इत्यादि भी राजमहल में पहुंचाते थे। और आखेटक जो शिकारी वगैरह होते थे, जो जंगल से जो संग्राहक होते थे, जंगल से वस्तुएं इकट्ठी करते थे, उसका एक हिस्सा राजा को देना होता था। ये भी कर का एक प्रकार था। और जो व्यापारी लोग थे, व्यापारियों को जो सामान खरीदने और बेचने पर कर देना होता था। जैसे मान लीजिए व्यापारी है, अपने ही राज्य में व्यापार कर रहा है, तो उसको एक हिस्सा राजा को देना पड़ता था, राजा को जा करके देता था। इसके अलावा यदि राज्य के बाहर भी जा रहा है तो भी उसको कर अपने राजा को देना पड़ता था व्यापार करने के लिए। या कोई बाहर का व्यक्ति राज्य में व्यापार कर रहा है तो उसको कर का एक निश्चित हिस्सा राजा को देना पड़ता था। देखिए, अब है कृषि में परिवर्तन। कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए, देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक परिवर्तन जो था, हल के फाल लकड़ी की बजाय लोहे के बनने लगे। फाल का मतलब होता है कि जो हल रहता था, ठीक है, हल का जो निचला नुकीला हिस्सा रहता था, ठीक है, नुकीला ये जो हिस्सा रहता था, इससे जब बैलों के द्वारा या पशुओं के द्वारा उसको चलाया जाता तो लकड़ी का तो क्या होता था कि धीरे धीरे गल कर वो टूट जाता था। लेकिन मगध में, विशेष रूप से मगध महाजनपद में, वहाँ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिलता था। उन्होंने उस लोहे से औजार हथियार वगैरह बनाए और जो हल का फाल था वो भी लोहे से बनाया जाने लगा। उससे मिट्टी की अच्छी तरह जुताई करके खेती की जाती थी। देखिए, धान छिड़क कर बोने की जगह पौधों का रोपण शुरू किया गया। पहले क्या होता था कि जो धान यानी जो चावल वगैरह बोते थे वो छिड़क करके बोते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने तकनीक विकसित की कि इससे कम फसल पैदा होती है, तो क्यों ना हम उसकी धान की एक नर्सरी तैयार करें, यानी छोटे पौधे तैयार करें बीज से एक जगह, और फिर उन छोटे पौधों को उखाड़ करके खेत में निश्चित अंतराल पर लगाएं। और जो कृषि का कार्य होता था वो करते थे कौन, दास दासी, भूमिहीन खेती मजदूर, जिसको कम्मकार कहते थे, ये सब खेती बाड़ी करते थे। इस प्रकार से कृषि में परिवर्तन होने लगा। देखिए, ये एक चित्र है, ये चित्र किसका है, ये कौशाम्बी किले की दीवार का चित्र है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसमें एक भाग का निर्माण संभवतः है 2500 साल पहले हुआ। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ, इलाहाबाद। कौशाम्बी कहाँ है, इलाहाबाद में। और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। अभी योगी गवर्नमेंट ने इस स्थान का नाम चेंज कर दिया, जिले का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है। ये एक दीवार मिली है, लगभग 2500 साल पुरानी, ईंटों की बनी हुई। ये देखिए, आपको ये काफ़ी बड़ी दीवार दिख रही है, ईंटों की है, और कितनी विस्तृत दीवार है। देखिए, इससे हम महाजन पदों के बारे में या प्रमुख जनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करें उससे पहले हम भारत के मानचित्र में इसकी अवस्थिति देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए,
मैंने आपको पहले बताया कि जो 16 महाजनपद थे, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। देखिए कुछ जो प्रमुख जनपद हैं, महाजनपद है, वो देखिए कौन कौन से हैं। ये आपको गांधार दिखाई दे रहा है, गांधार, ठीक। ये तक्षशिला है, यहाँ तक्षशिला कोई महाजनपद नहीं था, ये एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए एक जनपद था छोटा सा, इसलिए इसके बारे में थोड़ा दे दिया गया। बाकी गांधार एक महाजनपद था, ठीक है। और कुरु महाजनपद था, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, ये प्रमुख महाजनपद रहे हैं, ठीक है। और आप और आगे देखेंगे तो कौशल के, ये नीचे की तरफ कौशाम्बी, कौशाम्बी मैंने आपको बताया ना, इलाहाबाद, राजगृह है, ये राजगृह है, ये एक स्थान राज्य की राजधानी रहा हुआ है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा देखिए वैशाली भी है, वज्जी भी है, अंग है, मगध है। मगध वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद रहा है, बहुत प्रतापी शासक हुए हैं इस महाजनपद में, ठीक है। देखिए ये जो आप ये देख रहे हैं, आपको ये जो नदी दिखाई दे रही है, ये नदी कौन सी है? ये गंगा नदी है, ठीक है। और ये जो नदी दिखाई दे रही है, ये आपको सोन नदी दिखाई दे रही है, ये सोन नदी है। इस सोन नदी और गंगा नदी के पास का जो क्षेत्र है, ये मगध का क्षेत्र आता था, ठीक है। ये मगध का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये और महाजनपदों के बारे में देखिए, अवंती है, उज्जैन है, उज्जैन की राजधानी रही है अवंती। उज्जैन भी बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद रहा हुआ है। यानी आपको अवस्थिति इनके बारे में पता होनी चाहिए, कौन कौन सा कहाँ कहाँ स्थित है। हम इस चैप्टर में केवल दो जनपद है विशेष रूप से, एक तो मगध है, मगध के पास एक वज्जी है, तो हम मगध और वज्जी के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए मगध, मगध लगभग 200 सालों में मगध महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां बहती थी यहाँ। यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती थी? गंगा और सोन नदी, मैंने आपको अभी बताया था नक्शे में, गंगा और सोन नदी। ये यातायात, जल वितरण व जमीन को उपजाऊ बनाती थी ये नदियाँ। मगध में जंगल अधिक थे, मगध में जंगल अधिक थे, जंगल से हाथी पकड़कर इन्हें प्रशिक्षित कर सेना में शामिल किया जाता था। देखिए मगध के महत्वपूर्ण महाजनपद यानी शक्तिशाली होने के दो तीन कारण प्रमुख हैं। एक तो ये जो सोन और गंगा नदियाँ, उपजाऊ मिट्टी मिलती थी। दूसरा, इनसे यातायात और जल वितरण व्यवस्था अच्छी थी, यानी नदियों के माध्यम से जहाज़ों से भी सामान लाया ले जाया जाता था, पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता था, क्योंकि गंगा क्या है, नित्यवाही बहने वाली नदी थी। दूसरा, मगध में जंगल अधिक थे, जंगलों से वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पूरी करते थे, और जंगलों से हाथी पकड़कर इन्हें प्रशिक्षित कर सेना में शामिल किया गया था। हाथी ने युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। मगध के लिए, मगध में लौह अयस्क की खदानें भी थी, और एक और अन्य महत्वपूर्ण कारण क्या था कि यहाँ लौह अयस्क की खदानें थी। लोहे से वो क्या करते थे? औजार और हथियार बनाते थे। बिंबिसार व अजातशत्रु बहुत शक्तिशाली शासक रहे हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु ये मगध के शासक रहे हैं। इन्होंने मगध के क्षेत्र को उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व तक, उत्तर पूर्व यानी जम्मू कश्मीर से लेकर इधर जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान वाले क्षेत्र तक मगध के क्षेत्र को फैलाया था, ठीक है। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह थी, राजगृह है, जिसको आधुनिक राजगीर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसका क्या नाम है? इसका नाम है राजगीर, और प्राचीन काल नाम क्या था? राजगृह है। तो मगध की आरंभिक यानी प्रारंभिक राजधानी क्या रही थी? राजगृह रही थी। बाद में राजगृह को चेंज करके पाटलिपुत्र बना दिया गया। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना को कहते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम उसका पाटलिपुत्र है। 2300 साल पहले मैसिडोनिया, राजा सिकंदर, मैसिडोनिया का राजा जो सिकंदर था, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। मगध की ओर कूच करने से सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों कर दिया?
वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की विशाल सेना है। देखिए, मैंने अभी आपको जिक्र किया था ना कि हाथियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि विशाल जानवर रहता है हाथी। अब उसको देखिए, सैनिक कैसे आक्रमण कर सकते थे, आसानी से नहीं कर सकते। तो वो हाथी क्या करते थे, बहुत बार हाथी क्या करते थे, दुश्मनों की सेना को अपने पैरों से ही रौंद डालते थे। इसलिए जो सिकंदर की सेना के जो सैनिक थे वो इस चीज़ से घबरा गए थे कि हमें हाथियों से भी युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। देखिए, अब है वज्जी। वज्जी क्या था, ये भी एक महाजन पद था। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं, ये बिल्कुल मगध के पड़ोस में था। मैंने अभी आपको भारत के नक्शे में बताया था वज्जी। राजधानी इसकी क्या थी, वैशाली थी, बिहार। वैशाली बिहार में पड़ता है वर्तमान में। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। ये वज्जी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी बहुत अलग थी। जो शासन व्यवस्था जिसे गणिया संघ कहते थे, इसमें कई शासक थे, यानी एक व्यक्ति शासन नहीं करता था, इसमें कई व्यक्ति शासन मिलकर शासन करते थे। वाद विवाद से तय करते थे कि क्या करना है, यानी आपस में बैठ करके डिस्कस करते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित रहे हैं। दीघ निकाय, दीघ निकाय, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, दीघ निकाय। ये कब लिखा गया था, ये लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। इसमें वज्जी का वर्णन किया गया है दीघ निकाय में। वेरी इंपॉर्टेंट कि किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी गणराज्य का वर्णन किया गया है, दीघ निकाय में। ठीक है। तो इसमें जो संघ, जो गण रहते थे, गण जो यानी बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के, यानी एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सा का मतलब कुछ व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 5 10 11 12 जितने भी व्यक्ति होते सब मिलकर के राजा होते थे आपस में। और एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता था, सभी महत्वपूर्ण होते थे और सभी आपस में बैठकर निष्कर्ष निकालते थे कि हमें क्या करना है। तो ये एक प्रकार से आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली का ये उदाहरण है कि वज्जी से प्रारंभ हो गई थी ये गणतंत्र व्यवस्था। देखिए आगे देखिए, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। देखिए, बिंबिसार और अजात शत्रु मगध के प्रमुख शासक रहे। वो क्या करते थे, वज्जी को जीतना चाहते थे, तो उस पर आक्रमण करना चाहते। तो उन्होंने, उनका जो एक मंत्री था वत्सकार, मंत्री का क्या नाम था, वत्सकार, को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, भगवान बुद्ध के पास भेजा कि हम उस पर आक्रमण करें कि नहीं करें और कैसे करें। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, यानी वज्जी गणराज्य में क्या सभाएं जो होती हैं राजकार्य की, वो क्या नियमित रूप से होती है, तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, क्या सभी उपस्थित होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ व्यक्ति एबसेंट रहते होंगे, जो जो समूह बना हुआ है। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, अर्थात उन्हें मालूम था कि हाँ ऐसा होता है, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वो ऐसा करते रहेंगे। तो यानी भगवान बुद्ध ने उनको यही कहा, जो उनका मंत्री था अजात शत्रु का, वत्सकार, ठीक है, उनको यही कहा कि जब तक वज्जी में नियमित रूप से सभाएं होती रहेंगी, सभी उनके जो राजा हैं, जो जितने भी 5 10 जितने भी, वो सभी मिलकर उसमें भाग लेते रहेंगे, जब तक ऐसा चलता रहेगा कि आप वज्जी को नहीं जीत सकते। ठीक है। अब से लगभग 1500 साल पहले तक ये संघ चलते रहे हैं। बाद में गुप्त शासकों ने गण व संघ पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है। देखिए, आपको मित्रों मेरा ये पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो 2 3 बार जरूर देखें, ताकि आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें इसको जरूर, इस वीडियो को। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।